ओके, स्टार्ट। अब 14 सत्र का समय है। इस सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर जयलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी है, जो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के हिंदी विभाग की सह अध्यापिका एवं अध्यक्ष है। आप यहाँ संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने हेतु दक्षिण भारत में हिंदी विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। आपसे सादर अनुरोध है कि आप अपना वक्तव्य शुरू करें। जी जयलक्ष्मी जी, अनम्यूट कीजिए। म्यूट। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? अच्छा। सबसे पहले आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर साजिद जी, जो नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं और बीजेएम सरकारी कॉलेज के जो संयोजक हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मौका दिया। साथ ही जो शोधार्थी हैं उनको भी मैं बधाई देती हूँ। और प्रमुख मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर जयशंकर बाबू जी, डॉक्टर नताश चौहान जी, डॉक्टर शिवभजन जी, डॉक्टर गजेंद्र जी, सबको नमन करती हूँ। मेरा विषय है दक्षिण भारत में हिंदी, मैंने संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने के लिए दक्षिण भारत में हिंदी क्यों और कैसे। देखिए, ऐसा है कि जो मनुष्य ने भाषा का सृजन किया था अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, इसलिए भाषा साधन है, एक सरलतम साधन। और देश का जो हर नागरिक है, हर बच्चा राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण इकाई है और इन्हीं सबसे राष्ट्र एवं राष्ट्रीय भावनाओं का निर्माण होता है। यदि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान ही ना हो सके तो स्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अस्तु, समस्याओं के समाधान के लिए एक भाषा, एक राष्ट्र भाषा का प्रश्न सामने आया। अब भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, किंतु संपर्क भाषा एवं राजभाषा हिंदी है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जन जन उसे जानता है, पहचानता है, बोलता है। हिंदी एक भाषा है, राष्ट्र भर में बहुसंख्यकों की भाषा है, देश को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण भाषा है, भारत की संपर्क भाषा है, भावैक्यता की भाषा है, राजभाषा है। हिंदी को एक भाषा मानते हुए उसे मात्र एक भाषा स्तर पर छोड़ देना उचित नहीं है। वह भारत की राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण साधन है। उसकी आत्मा में भावात्मक एकता है। उसकी भाषा, एक भाषा का जो विकास है दूसरी भाषा की उन्नति में सहायक होता है। अंतर प्रांतीय संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी को आकस्मिक ही नहीं चुना गया, इसके पीछे पृष्ठभूमि है। 19वीं शताब्दी में देखेंगे कि जो स्वामी दयानंद है, केशव चंद्र सेन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, इन जैसे महान समाज सुधारकों ने इसे समस्त भारत के लिए संपर्क भाषा के रूप में चुना था और वे सब हिंदीतर भाषी थे। आगे चलकर महात्मा गांधी जी ने भी हिंदी प्रचार का राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बना दिया था। उसके फलस्वरूप देश के कोने कोने में राष्ट्रीय चेतना व्याप्त हो गई। उस समय उनके सामने ये सच्चाई थी कि अंग्रेजी के माध्यम से वे केवल कम प्रतिशत ही पहुंच पाएंगे, जबकि हिंदी के माध्यम से वे पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं। गांधी, विनोबा, जगत गुरु शंकराचार्य, सुब्रमण्य भारती, ये आदि भी हिंदी भाषी नहीं थे, किंतु हिंदी के प्रचार प्रसार विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इन सबके मन में राष्ट्रीय एकता का प्रश्न सर्वोपरि था। भारतीय संविधान की भाषा नीति के अनुसार भारत का जो दक्षिणी भाग है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, या पश्चिम के जो राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, या पूर्व के जो राज्य बंगाल, उड़ीसा,
असम, ये सभी राज्य अपनी अपनी भाषाओं को अपनी राज्यों की राजभाषा घोषित कर चुकी है। इन भाषाओं को राज्य के सभी कार्यकलापों के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि हिंदी राज्यों के क्षेत्र में शामिल है। तो पंजाबी और कश्मीरी जो हिंदी से मिलती जुलती है भाषाएं क्षेत्र के अनुसार हिंदी से प्रभावित भूभाग के अंतर्गत आ जाते हैं। इस तरह जो भाषाएं क्षेत्र के अनुसार भारत दो भागों में बटा हुआ नजर आता है। एक तरफ हिंदी और दूसरी तरफ हिंदी से प्रभावित क्षेत्र या वही राज्य जहाँ पर हिंदीतर भाषाएं प्रचलित है। तो इस संविधान के अनुसार आज भारत जो हिंदी जो है राजभाषा है और अंग्रेजी सहायक भाषा। तो आज कई कारणों से हिंदी को उतना महत्व नहीं मिल पा रहा जितना उसे मिलना चाहिए। फिर भी किसी ना किसी दिन हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनना ही है। इसीलिए हिंदी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह विकसित और समृद्ध अंग्रेजी भाषा के स्थान को ग्रहण करने के लिए ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को सशक्त अभिव्यक्ति देने वाली उस अंग्रेजी भाषा की अभिव्यंजना शक्ति को अर्जित करे। इतना ही नहीं, आज उसे हमें अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों को निपटाने का एक संपर्क भाषा माध्यम भी बनाना है। अंग्रेजी अब तक ये दायित्व निभाती रही है, हिंदी को उस दायित्व को निभाने के लिए सशक्त करना है। हिंदी आज विश्व की प्रमुख भाषा है। इसको बोलने के लिए और समझने के लिए सारे भूमंडल में फैले हुए हैं। मॉरिशस है, फिजी, गयाना, सूरीनाम, मडागास्कर आदि अफ्रीका के जो कई देशों में आज काफी संख्या में हिंदी भाषा पाए जाते हैं। यहाँ तक कि हिंदी मॉरिशस की राजभाषा भी बन चुकी है। इस नाते हिंदी अंतरराष्ट्रीय संपर्क के माध्यम के रूप में पहले एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। संपूर्ण भारत को बांधने के लिए दक्षिण भारत में हिंदी, ये तो हमने देखा कि क्यों। अब हम देखेंगे कैसे। अब देखेंगे कि आज जो केजी का बच्चा है, केजी के स्टूडेंट से लेकर पीजी के स्टूडेंट्स तक अंग्रेजी को ही ज्यादा महत्वपूर्ण, हमने अंग्रेजी की जो अहम भूमिका अधिकतर है। माने जितने भी ऊंचे ओहदे हैं उनके लिए अंग्रेजी में परिणत व्यक्ति ही योग्य माने जाते हैं। यदि हम अपने राज्य की भाषा के साथ अंग्रेजी को सीखने सिखाने की बढ़ चढ़कर कोशिश करते हैं तो राजभाषा के साथ हिंदी क्यों नहीं सीख सकते। ये तभी संभव होगा जब दक्षिण भारत के हर प्रांत में हिंदी भाषा शिक्षा का माध्यम बने। दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु में हिंदी कम बोली जाती है, लेकिन लोगों में हिंदी सीखने का उतावलापन जरूर है। घर में माँ बाप अंग्रेजी नहीं बोलते, मातृभाषा का एक प्रयोग करते हैं, लेकिन बच्चे प्री केजी यानी 2.5-3 साल में अंग्रेजी बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। कारण ये है कि स्कूलों में अंग्रेजी बोलना अनिवार्य कर दिया जाता है और जब बच्चे बार बार शब्दों को सुनते हैं, पहचानते हैं और जल्दी उस भाषा को ग्रहण कर लेते हैं, इस तरह आसानी से अंग्रेजी बोल सीख लेते हैं। यही मान्यता अगर हिंदी को दी जाए तो जरूर हिंदी भी सरल रूप से सब दक्षिण भारतीयों के जुबान पर होगी और इस तरह हर भारतवासी हिंदी बोलने लगेगा। अतः हिंदी केजी से पढ़ा जाए और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में माने एक इम्पोर्टेंट मीडियम के रूप में ना रखा जाए। वे वही जारी रहे जहाँ मातृभाषा अंग्रेजी हो। इसका अर्थ ये नहीं कि अंग्रेजी को हटा दें, पर उसे स्कूल में केवल एक भाषा के रूप में पढ़ें। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा बनती जा रही है, इसलिए उसे पढ़ना उचित है, पर एक माध्यम के रूप में, एक माध्यम के रूप में। कॉलेजों में भी राजभाषा के अलावा हिंदी सीखना अनिवार्य किया जाना चाहिए। आज कंप्यूटर का युग है और उसमें अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम जब जो भाषाई संकट है कि समाधान ये भी है कि जो जितनी भी जो हिंदी के माध्यम से आज हम देख रहे हैं कि जो यूट्यूब के माध्यम से सब लोग या फेसबुक के माध्यम से सब लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ई शिक्षा जो हिंदी के माध्यम से ई शिक्षा जो सब अपनी तरफ से शुरू कर सकते हैं कि लोगों में इतने उत्सुक है हिंदी सीखने के लिए कि है ना, तो जो बोलते हैं लाइक करो सब्सक्राइब करो, तो ये वो यूट्यूब या फेसबुक के जरिए पढ़ाने लगेंगे तो इतने सारे उनके सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, कुछ नहीं बता सकते। क्योंकि जो दक्षिण भारत खासकर जो तमिलनाडु के जो लोग हैं उनमें इतनी उत्सुकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश वगैरह में जो त्रिभाषी शुद्ध लागू किया जा रहा है, तो वो बोलने का जो सीखने का जो उत्सुकता है, जो उतावलापन है, बहुत है। और त्रिभाषा सूत्र जो एक बेहतरीन उपाय है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय भाषा की जानकारी हुई। तो और इतना ही नहीं, शिक्षा के जरिए, उसके अलावा जन संचार माध्यम के जरिए
क्योंकि आज जो जनसंचार माध्यम इतनी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि उसके माध्यम से भी हिंदी भाषा को दक्षिण भारत में प्रचलित किया जा सकता है। इन साधनों के द्वारा हिंदी भाषा का परिचय देना एवं उसे सिखाना समझाना सरल है, व्यवहारिक भी है। इसलिए दक्षिण भारत में हिंदी को सिखाने और समझाने के लिए दूरदर्शन के जरिए या कंप्यूटर या खास चैनलों के जरिए, संगणक के जरिए आरंभ किया जा सकता है। और दक्षिण भारत के जो जनवासी हैं उनमें जो उत्सुकता जो है, अब देखेंगे उतावलापन बहुत ज्यादा है। और आज ये देखा जा रहा है कि दक्षिण भारत के लोग खासकर जो तमिलनाडु में हिंदी सीखने की जो ललक है, हिंदी बोलना बहुत मैंने चाहते हैं कि हिंदी बोले, मैंने वो समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। कारण ये है कि स्कूलों में उनको अंग्रेजी में या मातृभाषा के जरिए समझाने का प्रयास किया जाता है, जबकि हिंदी का ही प्रयोग हो तो वो जल्दी बोलने लगेंगे। और काफी हिंदी प्रचारक भी है यहाँ पे। अब तो इंटरनेट में भी जो ऑनलाइन के जरिए हम लोग हिंदी सीख सकते हैं, हिंदी सिखाया जा सकता है। तो इस तरह से जो हिंदीतर भाषियों को प्रोत्साहित करने में ये जो संचार माध्यम भी काफी काम आएंगे। इसके अलावा साहित्यिक आदान प्रदान के जरिए, तो आधुनिक युग के जो प्रतिष्ठित लेखक हैं, वो एक लेखक है इलियट, उन्होंने कहा कि दुनिया उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक कि हमारी राजनीतिज्ञ साहित्य पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। तो किसी शायर ने कहा भी है अंधेरा वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। तो ये साहित्य ही है जिनके बलबूते पर भारत जैसे विशाल देश के नागरिक सारे भिन्नताओं के बावजूद एक सूत्र में बंधे जा सकते हैं। साहित्य में वैचारिक समानता और संवेदनात्मक एक सूत्रता का जो स्वरूप हमारे सामाजिक जीवन के खंडित आदर्श को अभी भी एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है, उसका जो अधिकतम बल्कि सारा का सारा श्रेय साहित्यिक आदान प्रदान को ही जाता है। हिंदी साहित्य के आदान प्रदान से न केवल हमारे देश की विभिन्न राज्यों का साहित्य समृद्ध हो रहा है, बल्कि ये हमारे देश की एकता और अखंडता के सूत्र को भी जो है पुख्यत करता है। भारतीय साहित्य एक है, उसकी संस्कृति, उसकी जमीन एक है, उसकी चिंतन धारा एक है, उसका मूल आम स्थान है। अगर एक ही प्रकार का दार्शनिक चिंतन, सामान्य नैतिक मानदंड और कलात्मक मानदंड के कारण इस देश में दृष्टिकोण की एकता है, तो फिर क्यों ना हम उत्तर और दक्षिण भारत एक साथ मिलकर हिंदी को बढ़ावा दे। राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है कि हिंदी साहित्य का आदान प्रदान निष्पक्ष रूप से हो। फिर अंत में अनुवाद के जरिए भी मैं कहना चाहूंगी कि हिंदी का जो है कैसे जो विकास दक्षिण भारत में किया जाए। जो भारतीय भाषाओं के जो लेखकों और साहित्यकारों में इधर अब कुछ वर्षों से ये मानसिक प्रवृत्ति पाई गई कि वे अपनी रचनाओं को दूसरी भाषाओं तक विशेषकर हिंदी में पहुंचाने की अभिलाषा रखते हैं। ये मानसिकता अच्छी है और स्वागत योग्य भी है। यहीं पर हम भारतीय भाषाओं के बीच संबंध जोड़ने और आदान प्रदान करने की दिशा में हिंदी में अनुवाद के महत्व को स्वीकार कर सकते हैं। तो वास्तव में दक्षिण भारतीय भाषाओं के बीच संपर्क और संबंध जोड़ने का एक जबरदस्त माध्यम अनुवाद भी है। जो हमने देखा है कि जो सुमित्रम का लिखा हुआ तमिल उपन्यास ओरुकोटकवेली, उसका जो हिंदी जो अनुवाद पढ़कर कोई महसूस नहीं कर सकता कि वो तमिल उपन्यास है। उसे लगता है कि ये शुद्ध रूप से हिंदी में लिखा भारत का साहित्य है और उपन्यास का समाज और परिवेश भारत के किसी भी कोने का हो सकता है। सभी प्रादेशिक भाषाओं में हिंदी में अनुवाद हो सकता है। आज हिंदी में जितने अनुदित ग्रंथ उपलब्ध हो रहे हैं उतने किसी अन्य भाषा में नहीं। और दिलचस्प की बात तो यह है कि अनुवाद कार्य हिंदी भाषियों द्वारा ही किया जा रहा है और सभी भारतीय भाषाओं के साथ उसको साथ लेकर के हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का ही नहीं, विश्व की अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाएं। तभी विश्व मंच पर हमारी अपनी पहचान बनेगी। हिंदी नहीं पनपेगी तो शेष भारतीय भी जो भाषा है वो भी स्वतः निष्प्राण हो जाएगी। अतः जब तक राष्ट्रभाषा हिंदी का सवाल है, उसकी रक्षा का एक मार्ग तो ये होगा कि राजभाषा संबंधी अधिनियमों का जो भी उल्लंघन करेगा उसे दंडित करने का प्रावधान बने। हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली कड़ी है।
उसे उसके आसन पर ससम्मान स्थापित करना हमारा प्रमुख दायित्व होना चाहिए। इतना ही नहीं, दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जहाँ हिंदी का प्रयोग होता है। विश्व का 1/3 मानव हिंदी समझता है, बोलता है, फिर क्यों नहीं हम विश्व भाषा बन सकते, है ना। अपनी संप्रश्नशीलता, वैज्ञानिकता, नित्य चेतना शक्ति, सामर्थ्य से वह सर्वत्र व्यापक है एवं बढ़ती रहेगी। दक्षिण भारत यानी जो हिंदी राज्य के जो लोगों में जो उत्सुकता है हिंदी में बोलने और समझने के लिए, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता। शिक्षा में परिवर्तन करना, साहित्यिक आदान प्रदान के जरिए, अनुवाद के जरिए, जन संचार के विकास के जरिए, ये सब जो है इनके जरिए इसकी सिद्धि की जा सकती है। एक शक्तिशाली और स्वाभिमानी भारतवर्ष के निर्माण के लिए यदि भावनात्मक एकता पर बल देना आवश्यक हो तो हमारा पवित्र कर्तव्य बनता है कि हम अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं की सीमाओं को लांघ कर हिंदी रूपी गंगा में अवगाहन करें और संपूर्ण राष्ट्र की वैचारिक समानता को परखने का प्रयास करें। इसलिए हिंदी को एक ऐसे समग्र, सर्वांगीण, सशक्त अभिव्यक्ति का स्वरूप दिया जाए जिससे ये वह दक्षिण भारत के एवं विभिन्न देशों में रहने वाले हमारे प्रवासी भारतीयों का भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आरक्षण कर सके और हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलाप एवं व्यवहारों के लिए संपर्क भाषा का माध्यम बना सके। तो हम सब मिलकर अगर प्रयास करें, संभव है कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदी जल्द ही राष्ट्र भाषा का स्थान ग्रहण कर सकेगा। धन्यवाद। और मैं आभार सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। एक हृदय हो भारत जननी। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद जयलक्ष्मी जी। अरुणिमा, अभी पर्चा प्रस्तुत करने वालों को बुलाइए। पर्चा प्रस्तुत करने वाले अपना पर्चा जितने कम समय में प्रस्तुत करें ना सर। अपना प्रपत्र प्रस्तुति के लिए एमजी कॉलेज की शोध छात्रा सारिका जे को आमंत्रित करती हूँ, जिसका विषय है हिंदी भाषा के विकास में केरल की हिंदी पत्र पत्रिकाओं का योगदान। सभी को नमस्कार, मैं सारिका। सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैंने यहाँ हिंदी भाषा के विकास में केरल की हिंदी पत्र पत्रिकाओं का योगदान के बारे में प्रपत्र प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी पत्रकारिता का लंबा इतिहास रहा है, जो हिंदी भाषा और साहित्य के लिए काफी महत्व रखता है। भारतीय आत्मा की भाषा हिंदी के लिए अहिंदी प्रांतों का योगदान भी कम नहीं है। हिंदी भाषा विकास की प्रक्रिया हिंदी पत्रकारिता के भाषा विश्लेषण के माध्यम से समझी जा सकती है। 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाले उद्धत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। केरल में हिंदी पत्रकारिता का उदय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही हुआ था। केरल में हिंदी पत्रकारिता के श्री गणेश 1914 में प्रकाशित हिंदी मित्र के साथ हुआ। स्वाधीनता पूर्व केरल में हिंदी मित्र के अलावा विश्व भारती नामक एक और पत्रिका प्रकाश होने का उल्लेख मिलता है। इस दोनों पत्रिकाओं में हिंदी की स्तरीय कविताएं, छोटी कहानियां, लेख आदि प्रकाशित हुई थी। केरल के कर्मठ हिंदी सेवी श्री जी नीलकंठन नायर के प्रयास से हिंदी मित्र का प्रकाशन हुआ। विश्व भारती का प्रकाशन का कारण श्री अभय देव और श्री नारायण देव थे। स्वतंत्रता के बाद केरल में अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। हिंदी भाषा प्रचार के उद्देश्य से ही कुछ पत्रिकाओं का उदय हुआ। केरल की स्वतंत्रोत्तर हिंदी पत्रकारिता श्री गणेश ललकार से होता है। इसके संपादक थे श्री बालकृष्ण। इसके बाद अरविंद का प्रकाशन हुआ। इस पत्रिका का संचालन और संपादन श्री
चिदरंजन दास, श्री कृष्ण किशोर तथा श्री एन.के. उन्नीतन आदि थे। केरल में हिंदी प्रचार आंदोलन को गति देने के लिए तिरुवितांकूर हिंदी प्रचार सभा की ओर से हिंदी, मलयालम, तमिल त्रिभाषी पत्रिका के रूप में राष्ट्रवाणी का प्रकाशन हुआ। युग प्रभात साहित्यिक एवं सामाजिक मूल्यों की पत्रिका थी। इसका प्रकाशन 1956 नवंबर में हुआ। इस पत्रिका का ध्येय था कि उत्तर में दक्षिण के बीच निकट संपर्क कायम करना। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की ओर से 1956 से केरल भारती के नाम से हिंदी मलयालम द्विभाषी पत्रिका प्रकाशित हो रही थी। केरल भारती के प्रथम संपादक प्रोफेसर ए. चंद्रहासन थे। 7वें दशक में प्रकाशित भाव और रूप, राष्ट्रवाणी मासिक, पाक्षिक केरल पत्रिका जैसी 3 पत्रिकाओं के प्रकाशन में सरकारी अनुदान की अपेक्षा की गई थी। केरल हिंदी प्रचार सभा की ओर से मासिक केरल ज्योति का प्रकाशन मार्च 1966 में हुआ था। आरंभिक दिनों में इस पत्रिका का प्रधान संपादक डॉक्टर के भास्कर नायर और संपादक विद्वान के नारायण थे। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की दृष्टि से इस पत्रिका में प्रकाशित हो रहे संपादकीय लेखों का विशिष्ट महत्व है। समय समय पर शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर भी संपादकीय लेख प्रकाशित किया जा रहे हैं। प्रतिवर्ष सितंबर महीने में राज्य स्तरीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन करते हुए उस अवसर पर आयोजित व्याख्यानों, सभा संगोष्ठियों के विवरण से विशेषज्ञों का प्रकाशित आदि किया जा रहा है। 6 दशक की 2 पत्रिकाएं युग प्रभात केरल भारती का 7वें दशक में भी अस्तित्व दर्ज हो पाया। 7वें दशक के अस्तित्व में आने वाले पत्रिकाओं में सिर्फ एक का ही आज भी अस्तित्व है, वह है केरल ज्योति। 3 और पत्रिकाओं का प्रकाशन 8वें दशक में हुआ। उच्च स्तरीय शोध प्रवृत्ति को संबल देने के लिए कोचिन विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित अनुशीलन, सरकारी अनुदान से संगठित प्रयासों से केरल साहित्य मंडल पत्रिका, व्यक्तिगत प्रयासों से प्रकाशित मलयालम हिंदी मासिक गजराज आदि है। अनुशीलन का प्रथम अंक 1970 में प्रकाशित हुआ और साहित्य मंडल पत्रिका का प्रकाशन 1973 में हुआ था। यह पत्रिका समस्त हिंदीतर क्षेत्रों की सृजनात्मक साहित्य के अलावा आलोचना और अनुवाद पक्ष भी ध्यान दिया जा रहा है। केरल हिंदी विद्यापीठ की ओर से संग्रतन मासिक सरकारी अनुदान से प्रकाशित होने लगी। इसका प्रकाशन जुलाई 1987 में हुआ। हिंदी विद्यापीठ के संस्थापक पी.जी. वासुदेव जी ने ही इसके प्रकाशन में रुचि ली थी। इस पत्रिका में साहित्यिक प्रवृत्ति की सामग्री को स्थान दिया जा रहा है। डॉक्टर एन. चंद्रशेखर नायर जी के व्यक्तिगत प्रयासों से 1980 में केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल हिंदी साहित्य परिषद के नाम से एक साहित्यिक संस्था की स्थापना की गई थी। 1982 में यह संस्था केरल हिंदी साहित्य अकादमी नाम से पंजीकृत हुई थी। इस संस्था की गतिविधियों को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से एक मुखपत्र के प्रकाशन 2 अक्टूबर 1996 को केरल हिंदी साहित्य अकादमी शोध पत्रिका नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। विभिन्न विधाओं की रचनाओं के माध्यम से इस पत्रिका में अधिकांश उपयोग सामग्री का प्रकाशन जा रहा है। निष्कर्ष में कहना चाहते हैं कि केरल की हिंदी पत्रकारिता मलयालम भाषी हिंदी प्रेमियों की विशिष्ट देन है। केरल से प्रकाशित होने वाली सभी हिंदी पत्रिकाओं के संपादक एवं प्रकाशक मलयालम भाषी ही है। व्यावसायिक आधार पर प्रकाशित पत्रिकाओं को छोड़कर बाकी पत्रिकाओं में मूल उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार व विकास ही रहा है। केरल से प्रकाशित होने वाली हिंदी पत्रिकाओं ने ही साहित्य के विकास में भी पर्याप्त कार्य किया है। सबको मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद सरगा जी। अगला प्रपत्र प्रस्तुति के लिए एमजी कॉलेज की शोध छात्रा रम्या एस को आमंत्रित करती हूँ, जिसका विषय है
हिंदी सिनेमा में राष्ट्रवाद का विकास। सबको नमस्कार। मेरा विषय है हिंदी सिनेमा में राष्ट्रवाद का विकास। आज हिंदी भाषा विश्व की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह उत्तराधुनिक काल हिंदी भाषा के प्रसार का स्वर्ण काल कह सकते हैं, क्योंकि भाषा ने मनोरंजन के माध्यम से अपनी जड़ें वैश्विक रूप में जमाई है। इसमें हिंदी फिल्मों का योगदान सर्वोपरि माना जाता है। शायर एवं गीतकार गुलजार ने 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन के तहत हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी फिल्मों की भूमिका सत्र की अध्यक्षता करते हुए यह टिप्पणी की थी कि हिंदी के प्रचार प्रसार में फिल्मों ने साहित्य अकादमियों और नेशनल बुक ट्रस्ट से ज्यादा योगदान दिया है। पिछले 70 वर्षों में हिंदी की अनेक यादगार फिल्मों ने लोगों में देशभक्ति का भाव भरा है। फिल्मों के विषय स्वतंत्रता संघर्ष, आक्रमण और युद्ध, खेल, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, विद्रोह आदि रहे हैं। भारत में फिल्म उद्योग स्वतंत्रता आंदोलन के समय उभरा। अंग्रेज शासक ने सेंसर कार्यालय और पुलिस के माध्यम से फिल्मों पर कड़ी नजर रखी। 1943 में रामचंद्र नारायण द्विवेदी जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकला। यह वारंट बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत में भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में लिखे गाने को लेकर जारी किया गया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा के साथ इस तरह की बाधाएं दूर हो गई, लेकिन राष्ट्रवाद के विषय पर फिल्मों को बनते नहीं देखा। 1940 और 1950 के दशक में सामाजिक, रोमांटिक, संगीत प्रधान, एक्शन, सस्पेंस और पौराणिक फिल्में बनी, लेकिन देशभक्ति और राष्ट्रवादी फिल्में कम थी। इस समय वजाहत मिर्जा ने शहीद फिल्म का लेखन किया। यह फिल्म अच्छा व्यवसाय किया। 1950 में सबसे अधिक कामयाब फिल्म थी समाधि। इसका निर्देशन भी रमेश सहगल ने किया था। यह फिल्म सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंदू फौज से जुड़ी सच्ची घटना पर आधारित है। 1952 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास पर बनी फिल्म आनंद मठ आई। 1953 में सोहराब मोदी की झांसी की रानी, नंदलाल जसवंत लाल की फिल्म अनारकली, 1956 में बंकिम चंद्र चटर्जी के ऐतिहासिक उपन्यास पर बनी दुर्गेश नंदिनी फिल्में असफल साबित हुई। इसका अर्थ यह नहीं कि दर्शक राष्ट्रवादी भावना से मुंह मोड़े हुए थे। इसका अर्थ सिर्फ यही था कि भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता अकेली चुनौती नहीं थी। 1953 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने राही फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म में असम के चाय बागानों में अंग्रेजी मालिकों द्वारा मजदूरों के लिए शोषण को दिखाया गया था। स्वतंत्रता के बाद फिल्मों को अपना जीवन मिला। 1940 और 50 में लोगों की पसंद को देखा गया। नए गणराज्य की अपनी समस्याएं थी और लोगों का ध्यान उसी ओर था। 1950 के दशक की सबसे कामयाब फिल्म महबूब खान की मदर इंडिया रही। 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी ने अनाड़ी फिल्म बनाई। इस फिल्म के हीरो थे राज कपूर। इस फिल्म में शहरों में घातक जहरीली दवाइयों के भयावह परिणाम दिखाए गए थे। स्वतंत्र भारत की समस्याओं को फिल्मों में जगह मिली। 1960 के दशक में यह जाहिर हुआ कि भारत को केवल आंतरिक चुनौतियों का ही सामना नहीं करना है, सैनिक दृष्टि से भी भारत को तैयार रहना है। देश ने 60 के दशक में 1960 में गोवा मुक्ति युद्ध, 1962 में चीनी आक्रमण और 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण को झेला था। फिर 1971 में भी भारत पाक युद्ध हुआ। इन युद्धों से हम शौर्य, देशभक्ति और बलिदान को लेकर सचेत हुए। उसके बाद अनेक देशभक्ति फिल्में आई।
अपने समय के मुताबिक 1964 में हकीकत, 68 में हमसाया, 72 में ललकार, 75 में आक्रमण, 91 में प्रहार, 2003 में एलओसी कारगिल, 2008 में शौर्य, 2017 में गाजी अटैक जैसी फिल्में बनी। इन फिल्मों से साधारण भारतीय लोगों के मन में सेना के प्रति सम्मान बढ़ा। 1960 से 70 के दशक में अभिनेता हरकिशन गिरी गोस्वामी उर्फ मनोज कुमार ने सकारात्मक और देशभक्ति के विचारों का जिम्मा संभाला, इसलिए उन्हें भारत कुमार का उपनाम भी मिला। 1960 के दशक के मध्य के बाद से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिम के औद्योगिक देशों में जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन लोगों ने सुदूर राष्ट्रवाद की भावना के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके द्वारा भारतीय अपनी पहचान पर गर्व करने लगे। परदेश सिनेमा के आई लव माई इंडिया जैसे गीतों ने इस भावना को बरकरार रखा। 2001 के लगान, 2007 के चक दे इंडिया, 13 के भाग मिल्खा भाग, 16 के दंगल जैसी फिल्मों ने देशभक्ति की भावना जगाने के लिए खेलों का सहारा लिया। देशभक्ति के प्रति फिल्मकारों का आकर्षण बरकरार है और यह इस बात से साबित होता है कि 2002 में भगत सिंह के बारे में द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, 23 मार्च शहीद और शहीद ए आजम जैसे 3 हिंदी फिल्मों का निर्माण किया गया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 1940 और 1950 के दशक में ही देशभक्ति और राष्ट्रवादी फिल्में कम थी, लेकिन उसके बाद समय समय पर स्वतंत्रता, इतिहास आदि विविध विषयों को लेकर राष्ट्रवादी फिल्में बनाई गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रवाद सिनेमा के रुखले पर्दे पर आने के नए रास्ते तलाशना जारी रखेगा। उसे दर्शकों को लुभाने के लिए लगातार खुद को नए सिरे से खोजना जारी रखना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद रम्या जी। धन्यवाद अरुणिमा। अगले सेशन के लिए तैयार हो जाइए।